देखिए, अपने भारत के अंदर में विज्ञान, कला, दर्शन सबको मिला कर के प्रकृति की सेवा की गई है। जो हमारी शुरू से परंपरा रही है सीखने सिखाने की, शास्त्रार्थ करने की, सब करने की, उसमें कहीं पर भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया है। तो हम सब कुछ एकात्मता के साथ देखना चाहते हैं, और जब कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं तो बैलेंस रहता है। हमने दर्शन छोड़ दिया और भौतिकवादी हो गए, हम मटेरियल्स में खुशियाँ खोजने लग गए, उसके लिए पढ़ाई शुरू कर दी। ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जीवन सुखमय होगा। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, उसके कारण से न पढ़ाई अच्छी होती है, न सुख मिलता है। तो इसलिए हम तो उसी की कोशिश कर रहे हैं कि लोग मनुष्य मनुष्य को पहले समझे, एक दूसरे से सीखे, प्रकृति को समझे, प्रकृति से सीखे, प्रकृति को आगे बढ़ाए, अच्छा करे। तो हर एक क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो फिजिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो गणित का क्षेत्र हो, बायोलॉजी का क्षेत्र हो, इवन जो हमारे सोशल साइंस के ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, उन सब में भी हमें थोड़ा इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मनुष्यों के साथ डील करें, हम पदार्थों के साथ डील नहीं कर रहे। हम मनुष्यों को की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोच को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीचिंग का सारा हमारा जो मेथोडोलॉजी होती है, जो हमारे तौर तरीके होते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं, वो इसी को ध्यान में रख कर करते हैं कि उसके दिल प्रिपेयर्ड करना कि हम किसी को सिखाने जा रहे हैं, ये कितना आवश्यक है। और आज के तारीख में आप जब शिक्षकों को देख रहे हैं तो वो खुद कितना तैयार है दूसरे को सिखाने के लिए। देखिए, जो सीखना और सिखाना, ये दोनों साथ साथ होने वाली प्रक्रिया है। अगर मैं आज की तारीख में सीख नहीं रहा हूँ, मैंने 15 साल पहले अपने मास्टर्स किए होंगे, उस समय सीखा होगा, अब मैं सिखाने वाला बन गया हूँ। तो अगर मैं भूल गया हूँ कि सीखा कैसे जाता है, जो मैंने सीखा था उसको मैं भूल गया, सीखा कैसे जाता है, तो फिर मैं कैसे सिखा सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाला कैसे सीख रहा है। मेरा सिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे जो मैंडेट मिला है शिक्षक होने के नाते, मुझे जो दायित्व मिला है, वो ये नहीं मिला है कि आप अच्छी तरह सिखाओ। मुझे दायित्व ये मिला है कि मेरे छात्र अच्छी तरह सीखें। मेरा मूल्यांकन अगर होगा तो मेरी लेक्चर की गुणवत्ता से नहीं होगा। मेरे लेक्चर को आप रिकॉर्ड करके और उसकी एनालिसिस कर लो कि हाँ देखो, इतनी बार इन्होंने ये बोला, उतनी बार ये बोला, इतना शब्द यहाँ बोला, उतना शब्द वहाँ बोला, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर इन्होंने डेरिवेशंस किया। वो मेरी गुणवत्ता, मेरे लेक्चर की गुणवत्ता का मापक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आउटपुट है ही नहीं। आउटपुट तो ये है कि जिसके लिए मैंने वो लेक्चर दिया है, जिसको मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, उसने क्या सीखा उस लेक्चर से। अगर उसने सीखा है तो फिर मेरा लेक्चर सफल, मेरे लेक्चर का मूल्यांकन होगा कि हाँ ये ए ग्रेड का लेक्चर हुआ। उसने नहीं सीखा तो चाहे मैं कितना भी इंटेलेक्चुअली बढ़िया से बढ़िया लेक्चर कह दूँ, वो तो मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। अब ये सामने वाला क्या सीख रहा है, मेरे कहने के बाद सामने वाला उसका क्या अर्थ निकाल रहा है, क्या वो मुझे सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, और सुन रहा है तो उसका क्या वो अर्थ निकाल रहा है, इसका मूल्यांकन मैं कैसे करूं अपने लेक्चर के दौरान। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीखने के समय की जो मानसिक स्थितियां होती हैं वो मुझे पता होनी चाहिए कि सीखा कैसे जाता, लोग कैसे सीखते हैं, उसका मेरे को पूरा अनुभव होना चाहिए। और कोई कलाकार एक बार शास्त्रीय संगीत सीख ले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, और उसके बाद उसका रियाज न करे और छोड़ दे और फिर जाए स्टेज शो देने के लिए, गाएगा वो? तो मैंने अपने पढ़ने के समय में जो कुछ सीखा भाला था, उसका मुझे लगातार रियाज करना है। अगर मुझे स्टेज शो देना है, अगर मुझे लेक्चर देने हैं, मुझे पढ़ाना है। सर, संगीत की बात करी आपने तो एक सवाल पूछना चाहूँगा। टेंशन आज के तारीख में इंसान के साथ साथ चलता है जब तक जिंदगी रहती है, तो इस टेंशन से दूर हटने के लिए संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है। तो सर, आप संगीत सुनते हैं कि नहीं, पसंद करते हैं?
नहीं नहीं, संगीत सुनता हूँ, संगीत पसंद करता हूँ, और पसंद करने की क्षमता कम है, उसका आकलन नहीं कर सकता हूँ मैं तो, क्योंकि किसी चीज़ को जब तक आप थोड़ा जानो नहीं तब तक उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगीत में उतनी तो पहुँच नहीं है कि उसकी उस आनंद को मैं अंदर वाले आनंद को ले सकूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, संगीत जो है बहुत बार टेंशन्स को कम करने में, रिलीज करने में काम आता है। इसी क्रम में जैसे वो पेंटिंग होती है, पेंटिंग जी, मॉडर्न आर्ट जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी लगी हुई होंगी बहुत सारी, उसमें मेरी बिल्कुल पहुँच नहीं है। तो उसको जब देखता हूँ, अभी रांची के सर्किट हाउस में था, उसमें कमरे में बाहर में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी थी फाइन आर्ट्स की, वो बड़ी मेहनत से बनाई होगी उनके कलाकारों ने, लेकिन उसने मेरे को कुछ भी संवेदना नहीं आई, क्योंकि कुछ मैं जानता ही नहीं हूँ उसके बारे में। मेरे लिए तो सीधा 5 ब्रश इधर उधर रैंडम मारे हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा संगीत का ज्ञान अगर रखते हो, जो मेरे पास नहीं है, तो आप उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकेंगे और उससे टेंशन रिलीज कर सकेंगे। लेकिन आपका मूल सवाल जो था कि शिक्षक को क्या छात्र बने रहना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। वो रियाज है, जैसे संगीत के रियाज है। वो सीखना, जब तक मैं सीखता नहीं रहूँगा तब तक मुझे पता नहीं होगा कि सीखा कैसे जाता है, और मैं सिखा नहीं सकता हूँ। इसलिए एक शिक्षक को तो जिंदगी भर छात्र बने ही रहना है। सर, पलामू में आपने शुरुआत की थी डर से, छात्रों के मन से डर कैसे हटाया जाए, वो सेमिनार के शब्द मुझे अभी भी हूबहू याद है। लेकिन मैं चाहूँगा हमारे आकाशवाणी के जो श्रोता हैं उनको भी ज़रा सा, खास करके बहुत यूथ सुनते हैं इसे, बहुत लाखों लोग सुनते हैं, तो आप ज़रा सा बताएं हमारे यूथ्स को कि पढ़ने को लेकर के डर कैसे मन से हटाया जाए। देखिए, वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी क्या हो रहा है, डर क्यों है? इसलिए डर है कि हमने अपने शिक्षण पद्धति में जीवन को और शिक्षा को अलग अलग करके रखा हुआ है। जीवन को शिक्षा से मतलब नहीं, शिक्षा को जीवन से मतलब नहीं। एक ही मतलब है, एक ही रिलेशन है कि वो भी तथाकथित है, वो भी बड़ा भ्रम है कि अगर पढ़ेंगे, अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें अच्छे जॉब्स मिलेंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे धन मिलेंगे। यही एक कनेक्शन बचा है। और ये जो शब्द इतने सारे आते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, और ये सब वही उसी को परिलक्षित कर रहे हैं ना, कि शिक्षा किस लिए? जॉब पाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए नहीं। ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है, अब मैं एक बहुत बेसिक उदाहरण दूं, ये बिल्कुल क्लास 1 से शुरू हो जाता है ये जो डिवीज़न है। हमारे यहाँ एक स्कूल है, प्री स्कूल, किसलय नाम का, IIT कानपुर। तो उसमें जो बच्चे होते हैं, 1 से पहले वाले बच्चे होते हैं, प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, तो उसकी कमेटी के चेयरमैन मेरे मित्र थे, बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर। तो उनके चैम्बर में मैं गया था, और उनकी चैम्बर की दीवारों पर उन बच्चों के बनाए हुए कुछ ड्राइंग्स लगे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे। उन्होंने लगा के चेयरमैन थे तो अपने स्कूल का लगा के रखा, तो उन्होंने बताया मुझे, देखो मेरे स्कूल के बच्चों की बनाए हुए बढ़िया ड्राइंग्स। तो हमने देखा होगा ये सब छोटे क्लासेस के अंदर भी सबसे पहले घर बनाने का एक बड़ा कॉमन बच्चों को ड्राइंग सिखाई जाती है, और उसमें 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, लगभग 45 डिग्री क्षैतिज उससे इधर और उधर, फिर 2 खड़ी रेखाएं उसके नीचे खींची जाती है, और फिर वो घर बन जाता है। फिर बाद में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उसमें खिड़की भी बन जाती है, बगल में एक रास्ता भी बन जाता है, फिर कोई चाँद भी दिखने लग जाता है, कभी कभी कुछ पहाड़ आ जाते हैं, पेड़ आ जाते हैं। बेसिक डिज़ाइन घर का, 2 तिरछी रेखाएं और 2 खड़ी रेखाएं, वो उससे घर बन गया। मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि पूरी IIT में एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है, एक भी घर ऐसा नहीं है, एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसकी छत ऐसी तिरछी हो, फ्लैट होती है। अब बच्चों को क्या बताएं? स्कूल में जब हो, पढ़ाई जब कर रहे हो, उस समय घर की छतें तिरछी होती हैं। जिंदगी में जब हो
तो उसकी छतें फ्लैट होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। अगर ये हिमाचल प्रदेश की बात होती तो मैं नहीं कहता, कश्मीर की बात होती तो मैं नहीं कहता, जहाँ की छतें होती ही हैं वैसे, आसाम की बात होती, गुवाहाटी की बात होती तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन कानपुर में और आईआईटी कानपुर के बच्चों के लिए वो स्कूल है, प्री स्कूल है, बच्चे अभी बाहर नहीं गए हैं, कानपुर आईआईटी कानपुर के कैंपस से बाहर निकल करके और तंग गलियों से होते हुए वो उन गांवों में नहीं पहुंचे हैं जहां पर कि अभी भी कहीं कहीं छप्पर की छतें मिल जाएं। वो रोज सवेरे शाम जब छत नाम आता है तो उनको फ्लैट नजर आता है, लेकिन स्कूल में उनको बताया जा रहा है कि छत जो होती है, घर की छत जो होती है, वो तिरछी होती है। वहां से शुरू हो जाता है कि जिंदगी एक अलग चीज है और शिक्षा एक अलग चीज है। तो वहां से डर पैदा होता है। डर वहां से पैदा होता है क्योंकि अब उनको अपनी रोजाना की दुनिया से हट करके एक अलग दुनिया की चीज सीखनी है जो केवल किताबों में है। उस किताबों की दुनिया को अब उनको एक अलग से सीखना पड़ रहा है, वो भार हो जाता है और वो भार सहन नहीं कर पाते हैं तो डर पैदा हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि आप इसको हटाइए और जो जिंदगी में दिख रहा है, जो जिंदगी वो जी रहे हैं, उसके पैकेजिंग में करके आपको जो सिखाना है सिखाइए। ये कर दीजिए, सारे डर खत्म है, ना फिजिक्स का डर रहेगा, ना मैथमेटिक्स का डर रहेगा, ना किसी चीज का डर रहेगा। और आपने तो कहा था कि भगवान से भी मत डरो। क्यों डरो जी, क्यों डरो? हमारे यहाँ जितने भजन वगैरह बनते हैं और ये सब होता है ना, उसमें सिखाया जाता है कि भगवान से डरना है। अक्सर मैं ऐसे सुनता हूँ, हे प्रभु दया करो। क्यों दया करो? मैं दया का पात्र हूँ क्या? मैं सक्षम नहीं हूँ क्या? मेरे में बुद्धि नहीं है क्या? मैं पापी, अधम, नीच, और ईश्वर से प्रार्थना कि मेरे पे कृपा करो, मेरे ये करो। क्यों करो? आप अच्छे काम करोगे अगर ईश्वर में विश्वास रखते हो। आप नहीं रखो, मुझे एब्सोल्युटली कोई समस्या नहीं है, आप रखो, मुझे एब्सोल्युटली कोई समस्या नहीं। लेकिन जो करते हैं भगवान की बात, उनके लिए कह रहा हूं, अगर ईश्वर में विश्वास है तो ये जो विश्व है, ये जो प्रकृति है, ये जो धरती है, ये उनकी बनाई हुई रचना है और मनुष्य जो है वो उनकी बनाई हुई रचना है। अगर आप इस प्रकृति से प्रेम नहीं करोगे तो ईश्वर नाराज होगा, डरो उससे। लेकिन आप इस प्रकृति से अगर प्रेम कर रहे हो, उसकी बनाई हुई रचना को आप संभाल रहे हो, उसको आप सहेज रहे हो, तो वो तो बहुत खुश होने वाला है। उससे डरने की क्या बात है? उसके आगे हाथ जोड़ने की क्या बात है? उससे दया की भीख मांगने की क्या बात है? उसके लिए द्वारे द्वारे घूमने की क्या बात है? अगर किसी ने कोई कलाकृति बनाई है, आप उसका अपमान करो, उसके ऊपर आप पान का पीक थूको, तो उसको बुरा लगेगा ना। और आप उसको खूब बढ़िया रोज चकाचक साफ करते हो, उसके ऊपर शीशा मढ़ाया हुआ है, आपने बढ़िया रखते हो उसको, तो डरने की क्या बात है? क्यों डरना? किसी से भी क्यों डरना? भगवान से भी क्यों डरना? बिल्कुल सर। जाते जाते एक अंतिम सवाल, आप पिछले 3 दिनों से पलामू को देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और शायद पहचान भी चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों से जो बच्चों पे प्रेशर देते हैं? हाँ, देखिए, ये केवल अभिभावकों की बात नहीं है, लेकिन अभिभावकों की बड़ी इसके अंदर महती भूमिका तो जरूर। मैंने अपने सेमिनार में भी कहा, कई जगह मैं कहता हूँ इस बात को, कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्रतिभावान होते हैं, वो उनमें बहुत सीखने की पूरी क्षमता होती है। अपने बच्चों पर विश्वास करें और उनकी वो जो क्षमता है, इनबिल्ट ताकत जो है उनकी, नेचुरल जो उनका रिसोर्स है, उसको इग्नोर न करें और उसको इग्नोर करके आर्टिफिशियल ढंग से उसको सिखाने की कोशिश करना और उसका आकलन करना। इसको 90% आया, इसको 93% आया, इसको 87% आया, इसको 74% आया, ये आकलन करना और उस आकलन के आधार पर उसके सारी जिंदगी का निर्धारण करना, ये आप अपने बच्चों पर बहुत बड़ा अत्याचार है। तो आप एक खास क्षेत्र है, उसके अंदर में उसको 60% आया, 48% आया, 30% आया, 70% आया, 90%,
लेकिन उस एक क्षेत्र से एक विधा है वो कि हाँ इम्तहान है, कुछ प्रश्न आने वाले हैं और उसके उत्तर आपको याद रहने चाहिए उस 2 घंटे के अंदर में, उस 3 घंटे के अंदर में जो परीक्षा है वो हो रही है, और उसको आपको याद रहना चाहिए और आपको लिखना चाहिए। और वो प्रोसीड्योर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको कम नंबर मिलने वाले हैं, कर लिया फॉलो तो उसका आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। इससे क्या आप उसकी आंतरिक शक्तियों का आकलन कर सकते हैं? उससे क्या उसके आप मस्तिष्क की जो चेतना है उसका आकलन कर सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर है, मार्क्स है, इसके पीछे अभिभावक बिल्कुल व्यग्र है कि अगर मेरे बच्चे को नंबर नहीं आएंगे तो उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, और इसके लिए ट्यूशन कराना, कोचिंग कराना, यहाँ से सहायता देना, वहाँ से सहायता देना कि नंबर लाओ, नंबर लाओ। उसके चक्कर में अपने रिलेटिव्स से मिलने नहीं देना, उसके चक्कर में अपने दोस्तों से मिलने नहीं देना, उसके चक्कर में उनको मैदान में जा करके दौड़ भाग नहीं करने देना, फुटबॉल नहीं खेलने देना, खड़े होकर के ढाबे के ऊपर खाना नहीं खाने देना। ये जो जिंदगी के आयाम है, समाज को समझने के, समाज के साथ रहने के आयाम है, उन सबसे उनको वंचित रखना और उनका स्वास्थ्य खराब करना। क्योंकि जितना आप अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि ये नंबर क्यों नहीं आया, वो नंबर क्यों नहीं आया, उतना आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, और जब आप दिमाग को स्ट्रेस देंगे तो स्वास्थ्य खराब होने वाला है। तो आपके इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको आप इतना प्यार करते हैं, जिनके भविष्य के लिए चिंता करके आप ये सारी कवायद कर रहे हैं, और आप स्वयं ही उसका भविष्य बिगाड़ रहे हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। तो थोड़ा अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें। और हर बच्चा एक सा होता है, मनुष्य है ना, मशीन प्रोडक्ट थोड़ी है कि सारे एक जैसे निकलेंगे एक मशीन से। हर बच्चे की अपनी अलग 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 किस्म की खूबियाँ होती हैं, सोचने का तरीका होता है, तो उसका थोड़ा सम्मान करो। परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं के अंदर अच्छे नंबर लाना अच्छी बात है, ज़रूरी बात है, करना चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा है। हमें अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल पहनने चाहिए, कोई इनकार नहीं है, लेकिन बस साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए ही सारा फोकस हो, खाना ना दें उसको, दूध ना पिलाएं उसको, दही ना खिलाएं उसको, घी ना खिलाएं उसको, मक्खन ना खिलाएं उसको एक्सरसाइज ना कराएं उसको, दौड़ भाग ना कराएं उसको, अच्छे कपड़े पहने के नहीं, साफ सुथरे पहने के नहीं, सुबह से रात तक, तो कैसा चलेगा उसका जीवन? तो ये जो है ना कि नंबर लाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बचपन से 6ठी क्लास से 8वीं क्लास से ये फाउंडेशन कोर्स करा रहे हैं, ये रैपिड कोर्स करा रहे हैं, ये क्रैश कोर्स करा रहे हैं। ये वही चीज़ है कि एक को पकड़ लिया, अच्छे कपड़े पहनने, साफ सुथरे पहनने, बाकी सारी दुनिया भुला दी अच्छे कपड़े पहनने के लिए, उस बच्चे का क्या होगा? तो आप अपने बच्चे को थोड़ा स्वतंत्रता दीजिए, उसको थोड़ी आज़ादी दीजिए, सेल्फ स्टडी करने को प्रेरित कीजिए, खुद से पढ़ने को प्रेरित कीजिए, जो सिलेबस में किताब है उसके बाहर जाने को प्रेरित कीजिए, दुनिया दिखाइए उसको, आप उसको घूमने फिरने दीजिए, बंद मत कीजिए उसको एक बिल्डिंग के अंदर, एक कमरे के अंदर आप बंद मत करिए, उसको दुनिया दिखाइए। जब दुनिया दिखाएंगे तब वो जो पढ़ेगा उसको दुनिया के साथ रिलेट करेगा, और जब दुनिया के साथ रिलेट करेगा तब वो असली पढ़ाई होगी, तब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तब उसकी क्षमताएं बढ़ेगी, और एक बार क्षमताएं बढ़ेगी तो कोई उसको भविष्य असुरक्षित रहने वाला नहीं है। ये है अभिभावकों का रोल, इस बात को समझ लें तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। धन्यवाद।